विनिमय आयनों के प्रकार। विनिमय आयनों के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि भाई आयनों का जो विनिमय है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनायन विनिमय और दूसरा होता है ऋणायन विनिमय। धनायन विनिमय के बारे में बात हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने जो धनायन विनिमय है और आयन विनिमय की जो परिभाषा थी वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, उस पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। तो बात करते हैं विनिमय आयनों के प्रकार के अंतर्गत धनायन विनिमय हम पढ़ चुके हैं। दूसरा आता है ऋणायन विनिमय, उसके बारे में इसी पार्ट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हम विनिमय आयनों के प्रकार के बारे में। तो विनिमय आयनों के प्रकार के बारे में बात करें, मृदा में दो प्रकार के आयन पाए जाएंगे, एक तो धनायन पाया जाएगा और दूसरा क्या पाया जाएगा, ऋणायन पाया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मृदा में धनायनों की। मृदा में धनायनों का जो स्रोत है, धनायन किस किस रूपों में मिलते हैं? मृदा में धनायन मिलेंगे हाइड्रोजन आयन के रूप में, सोडियम आयन के रूप में, पोटेशियम आयन के रूप में, इसी तरीके से कैल्शियम आयन के रूप में, मैग्नीशियम आयन के रूप में व अमोनियम आयन के रूप में। और भी बहुत सारे धनायनों के रूप में मृदा में क्या पाए जाएंगे, जो आयन है ये धनायन के रूप में पाए जाते हैं। तो मृदा में धनायनों का स्रोत क्या है? धनायन किस किस रूप में मिलते हैं? हाइड्रोजन आयन के रूप में, सोडियम आयन के रूप में, पोटेशियम आयन के रूप में, कैल्शियम आयन के रूप में, मैग्नीशियम व अमोनियम आदि आयनों के रूप में धनायनों के स्रोत के रूप में मिलते हैं। अब इन आयनों की तुलना में अगर हम बात करें तो इनमें से कैल्शियम जो आयन है ये मृदा में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये सारे तत्व मिल रहे हैं धनायन के रूप में, तो इनमें से सर्वाधिक मात्रा में मृदा में कौन सा आयन मिलेगा? कैल्शियम आयन पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करें अत्यधिक अम्लीय मृदा में, ये तो थी साधारण मृदा। अत्यधिक अम्लीय मृदा की बात करें तो अत्यधिक अम्लीय मृदा है, उस अम्लीय मृदा में जो धनायनों का जो स्रोत होगा वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो आयन है इसकी क्या होती है? प्रधानता होती है, इसकी क्या होती है? अधिकता होती है। अत्यधिक अम्लीय मृदाओं में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन है, इसकी क्या धनायन है, इसकी क्या होती है? अधिकता पाई जाती है। उसके बाद में दूसरी अगर हम बात करें, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो धनायन है इसका मान क्या करता है? पीएच पर निर्भर करता है। पीएच पर निर्भर करने की अगर हम बात करें, पीएच का मान यदि कम होता है, पीएच का मान क्या हो? कम होगा, तो जो अत्यधिक अम्लीय मृदा है उनमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो आयन है इसकी मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी कि पीएच कम होने पर इन जो धनायन है, धनायनों का जो अनुपात है वो क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद में दूसरी बात करें, क्षारीय मृदा होगी तो क्षारीय मृदा में सोडियम जो आयन है इनकी अधिकता पाई जाती है। क्षारीय मृदाओं में कौन से आयन अधिक मात्रा में मिलेंगे? धनायन। सोडियम जो धनायन है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस कारण जो क्षारीय मृदाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सोडिक मृदाएं भी बोलते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट जो पाठ पढ़ेंगे हम मृदा अभिक्रियाएं उनमें इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये थे मृदा में पाए जाने वाले धनायन। अब हम बात करते हैं मृदा में पाए जाने वाले ऋणायनों के बारे में। मृदा में कौन कौन से ऋणायन पाए जाते हैं? तो ऋणायनों की अगर हम बात करें, मृदा में जो ऋणायन पाए जाएंगे, ऋणायनों का जो स्रोत होगा सल्फेट आयन के रूप में, इसी तरीके से क्लोराइड आयन के रूप में, इसी तरीके से डाई हाइड्रोजन फास्फेट आयन के रूप में, इसी तरीके से नाइट्रेट आयन के रूप में, इसी तरीके से हाइड्रोजन
फास्फेट आयन के रूप में। इसी तरीके से और कौन कौन से ऋण आयन मिल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन के रूप में। इसी तरीके से और भी आयनों की अगर हम बात करें तो वह ह्यूमिक अम्ल, ये क्या है, ऋणायनों का स्रोत है। ये किस में मिलते हैं, मृदा में ऋणायन के रूप में मिलते हैं। अब इन आयनों की अगर हम बात करें, सल्फेट आयन मिला, क्लोराइड, डाइहाइड्रोजन फास्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट व ह्यूमिक अम्ल, ये ऋणायन के रूप में क्या होते हैं, मृदाओं में पाए जाते हैं। अब इन आयनों की अगर हम बात करें, ये सभी आयन हैं, सभी परिस्थितियों में ऋणायन विनिमय का कार्य नहीं करते हैं, यानी कि विनिमय आयनों के रूप में कार्य नहीं करते, लेकिन विलयन में क्या, विलयन में ये ऋणायनों के रूप में क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। यानी कि सभी जगह पर, यानी सभी परिस्थितियों में ऋणायन विनिमय का कार्य तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी मृदा विलयन में ऋणायनों के रूप में ये पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें, सल्फेट जो मृदाएं होती हैं, सल्फेट मृदाओं में किस आयन की अधिकता पाई जाएगी, सल्फेट आयनों की अधिकता पाई जाती है। यानी सल्फेट प्रकार की जो मृदाएं हैं, सल्फेट प्रकार की मृदाओं में सल्फेट आयनों की क्या होती है, अधिकता पाई जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें, काली मृदा है, काली मृदा की अगर हम बात करें, किसकी, विनिमय आयनों के बारे में, यानी धनायन विनिमय क्षमता के बारे में और विनिमय आयनों की क्षमता के बारे में। तो काली मृदा की जो विनिमय आयनों की जो क्षमता है, या फिर कैल्शियम जो आयन है उसकी जो मात्रा की अगर हम बात करें, तो वो लेटेराइट मृदा व जलोढ़ मृदा से क्या होती है, अधिक होती है। काली मृदा है, काली मृदाओं की जो विनिमय आयनों की जो क्षमता है वह कैल्शियम आयनों के जो विनिमय है उसकी क्षमता की अगर हम बात करें, वो लेटेराइट मृदा और जलोढ़ मृदा से क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट की बात करें, विनिमय धनायनों की जो मात्रा है वो क्ले की मात्रा व क्ले की प्रकृति पर निर्भर करती है। विनिमय जो आयनों की जो मात्रा है किस पर निर्भर कर रही है, क्ले की मात्रा और क्ले की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये था हमारे पास में विनिमय आयनों के प्रकार। अब धनायन विनिमय पढ़ने के बाद में विनिमय आयन के प्रकार पढ़ लिए हमने। उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है आयन विनिमय के अंतर्गत ऋणायन विनिमय। तो इसमें से कुछ मोस्ट पॉइंट वगैरह हैं, उनको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जो आयन विनिमय के प्रकार हैं, उसी के अंतर्गत सेकंड पार्ट आता है हमारे पास में ऋणायन विनिमय। ऋणायन विनिमय ऋणायन विनिमय किसे कहेंगे, तो जिस प्रकार से हमने धनायन विनिमय की परिभाषा पढ़ी थी कि भाई दो सतहों के मध्य, दो पृष्ठों के मध्य धनायनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, धनायन विनिमय। ठीक उसी प्रकार से दो सतहों के मध्य, दो पृष्ठों के मध्य ऋणायनों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, ऋणायन विनिमय कहलाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में परिभाषा। दो पृष्ठों के मध्य ऋणायनों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, ऋणायन विनिमय कहलाता है। कोई भी दो सतहें, दो पृष्ठ हैं, उनके मध्य ऋणायनों का लेन देन ही क्या कहला रहा है,
ऋणायन विनिमय कहलाता है। दूसरी परिभाषा की अगर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा है कि जो मृदा है, मृदा में जो ऋणायन पाए जा रहे हैं किस स्रोत के रूप में, फास्फेट आयन के रूप में, क्लोराइड के रूप में, सल्फेट के रूप में, कार्बोनेट आयन के रूप में, इनके रूप में पाए जाते हैं, ह्यूमिक अम्लों के रूप में। तो परिभाषा क्या होगी, फास्फेट आयन के, उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, ऋणायनों के स्रोत के रूप में, फास्फेट आयंस के जिस भाग ने, जिस अंश ने किसके साथ क्रिया करेगा, धनायनों के साथ करेगा। धनायन कोई सा भी हो सकता है, एल्युमिनियम आयन हो सकता है या फिर आयरन आयन हो सकता है। जिस अंश ने एल्युमिनियम व आयरन आयंस या फिर एल्युमिनियम आयरन आयन के यौगिक या फिर सिलिकेट मृदा के यौगिक या सिलिकेट मृदा के जिस भाग से क्रिया की है, मृदा के साथ क्या की है, क्रिया की है, या मृदा के साथ अभिक्रिया या क्रिया की है, उसके स्थान पर, किसके स्थान पर, उसके स्थान पर, किसके स्थान पर, फास्फेट के स्थान पर अन्य आयन जैसे क्या आ जाए, हाइड्रोक्सिल आयन है, आ जाते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, ऋणायन विनिमय कहते हैं। ऐसे विस्थापन को ऋणायन विनिमय कहते हैं। परिभाषा क्या पढ़ी हमने, फास्फेट आयन है, नेगेटिव आयन हो गया। इसने क्या किया, एल्युमिनियम व आयरन के यौगिक या फिर जो सिलिकेट मृदा है, इसके स्थान पर दूसरे धनायन भी हो सकते हैं, ठीक है। फास्फेट आयन के स्थान पर भी दूसरा ऋणायन हो सकता है। एक इनको आधार मान करके परिभाषा दी गई है कि भाई यहाँ पे फास्फेट के स्थान पर कोई दूसरा ऋणायन हो सकता है, यहाँ पर कोई दूसरे धनायन हो सकते हैं। तो जिसके साथ क्रिया की है उसके स्थान पर, यानी कि जो फास्फेट था, फास्फेट आयन ऋणायन था, इसके स्थान पर कोई दूसरा आयन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल क्या आ जाए, हाइड्रोक्सिल आयन आ जाए, तो ऐसे ही विस्थापन को हम क्या कहते हैं, ऋणायन विनिमय कहते हैं। शॉर्ट में वही बात है कि भाई दो सतहों के मध्य ऋणायनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, ऋणायन विनिमय। तो यहाँ पे फास्फेट के स्थान पर कौन आया, अन्य आयन ले लिया, जैसे कोई सा भी आयन है, वो जैसे हाइड्रोक्सिल आयन आ गया, वही क्या कहला रहा है, ऋणायन विनिमय कहला रहा है। ऋणायन विनिमय के दूसरे नाम की बात करें तो ऋणायन विनिमय को क्या कहते हैं, अम्ल विनिमय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल विनिमय भी कहते हैं। धनायन विनिमय को क्या बोला था हमने, भस्म विनिमय बोला था, याद हो। अब हम बात करते हैं क्रिया विधि के बारे में। इसकी जो क्रिया विधि है, ऋणायन विनिमय की क्रिया विधि है, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो क्रिया विधि की अगर हम बात करें, मृदा घटती है तो मृदा घटने पर भास्मिक जो समूह है, भास्मिक समूहों की, यानी कि भास्मिक समूहों से मतलब है धनायन होंगे, धनायनों के समूह में जो प्रोटॉन्स हैं उनकी जो सक्रियता है, वो प्रोटॉन्स में जो स्वीकृति होती है, जैसे ही उनको स्वीकृति मिलती है उसके वृद्धि के साथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मृदा घटने पर क्या होता है, भास्मिक समूहों की सक्रियता उनकी प्रोटॉन्स स्वीकृति के साथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, हमारे पास में क्या है, प्राथमिक अल्कोहल, यानी कि मृदा के अंदर क्या पाया जा रहा है, नेगेटिव आयन है। प्रतिक्रिया किससे की, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल से की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इसमें जुड़ जाएंगे।
बचा क्या नेगेटिव आयन, सल्फेट आयन बचा। तो इसमें क्या बना हमारे पास में, यहाँ पे ROH2 प्लस, ये तो धनायन के रूप में हो गया, प्रतिक्रिया कर ली इसने। बाकी क्या बचा हमारे पास में, सल्फेट आयन बचा। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया करने के लिए जाएगा वो कौन जाएगा, सल्फेट आयन जाएगा, यानी कि विस्थापन किसका होगा, सल्फेट का होगा। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्राथमिक एमीन HCl से क्रिया करवा दी, हाइड्रोजन आयन इसमें जुड़ जाएगा, अमोनियम आयन बन गया धनायन। क्रिया कौन करेगा ऋणायन स्रोत के रूप में, Cl करेगा। तो क्या हुआ, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है आयन विनिमय, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था हमने, आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक। तो क्या बना यहाँ पे, RNH3 प्लस, और दूसरा क्या है हमारे पास में, Cl माइनस। तो यहां पर जो आयन्स हैं इसमें क्लोराइड्स आयन होगा, ये क्या करेंगे, ऋणायन के स्रोत के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें क्या होती है, क्रियाविधि होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो ऋणायन विनिमय है ये pH पर निर्भर करता है, pH परतंत्र पर कार्य करता है, निर्भर करता है। यानी कि जो ऋणायन विनिमय है, ऋणायन विनिमय किस पर निर्भर करता है, pH पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से धनायन विनिमय पढ़ा था हमने, धनायन विनिमय के विपरीत जो ऋणायन विनिमय है, ऋणायनों की को रखने की जो क्षमता है वो अम्लता के साथ क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि जैसे जैसे अम्लता बढ़ेगी ऋणायनों को रखने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ती है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है उदासीन प्रकार की जो मृदाएं हैं, उदासीन प्रकार की मृदाओं में निश्चित आयन जैसे सल्फेट आयन है या फिर नाइट्रेट आयन है, इनका अधिशोषण या तो नहीं होता है या फिर बहुत ही कम मात्रा में होता है। उदासीन मृदा है, उदासीन मृदाओं में निश्चित आयन, नाइट्रेट आयन है या फिर सल्फेट आयन है, इनका अधिशोषण या तो नहीं होगा या फिर क्या होगा, कम मात्रा में होता है। अधिशोषण तो जानते हैं, किसी भी सतह पर किसी दूसरे आयन से या अणु है उनका चिपकना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। परिभाषा बताई थी मैंने कि भाई अधिशोष्य है, अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पर जुड़ना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। तो उदासीन मृदाओं में नाइट्रेट आयन है, सल्फेट आयन है, इनका जो अधिशोषण या तो नहीं होगा या फिर बहुत ही क्या होता है, कम मात्रा में होता है। जबकि फास्फेट आयन है वह सल्फेट आयन है, इनका अधिशोषण अम्लीय मृदाओं में भी हो जाता है या फिर बोल सकते हैं भी कम पीएच वाली मृदाओं में या अधिक पीएच वाली मृदाओं में भी इनका क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है। तो ये थे हमारे पास में ऋणायन विनिमय की क्रियाविधि। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, विनिमय आयनों के प्रकार के बारे में पढ़ा, उसके बाद में ऋणायन विनिमय के बारे में पढ़ा। उम्मीद है दोनों आपको समझ में आए होंगे। इस पार्ट में यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे धनायन विनिमय क्षमता के बारे में, जो कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। CEC क्या होती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।